हाय एवरीवन, यहाँ पर हम यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स पेपर को यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं, जहाँ पर हम 2018 से लेकर 2025 तक के आपके पीवाईक्यू कवर कराएंगे। और आपको बता दें वीडियो का फॉर्मेट जो है हम आपको 3 पार्ट्स में कवर कराते हैं। पार्ट 1 में आपके 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में आपके 50 क्वेश्चन और पार्ट 3 में आपके 50 क्वेश्चन कवर कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरा पहला कह रहा है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में जो परिवर्तन है उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन उत्परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन प्रतिरूपण, तीसरा ऑप्शन संयोजन, चौथा ऑप्शन प्रजनन। देखो दोस्तों, यहाँ पर जीन के अगर डीएनए में जो परिवर्तन स्थायी देखने को मिलता है उसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी जीन के डीएनए में अगर हम स्थायी परिवर्तन देखते हैं तो उसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा कि प्रोटीन का पाचन जो है वो यहाँ पर किस अंग के द्वारा होता है, तो ये हमें बताना है प्रोटीन के पाचन के बारे में। पहला ऑप्शन दिया है यकृत, मुंह, आमाशय, छोटी आंत। देखो, भोजन का जो यहाँ पर पाचन होता है दोस्तों वो यहाँ पर छोटी आंत के द्वारा होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भोजन का पाचन छोटी आंत के द्वारा। और प्रोटीन के पाचन की अगर बात करेंगे तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन जो है वो आपका आमाशय के द्वारा होता है। ये आपको यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए, प्रोटीन का पाचन। ओके, तो ये आपको फैक्ट पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि पॉलिश किए हुए जो चावल हम खाते हैं उनसे कौन सा रोग हो जाता है, तो ये पूछ रहा है। तो उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन सूखा रोग, दूसरा ऑप्शन रक्ताल्पता, तीसरा ऑप्शन बेरी, चौथा ऑप्शन घींगा। देखो, जब चावल पॉलिश होता है तो सीधी सी बात है उसमें जो विटामिन B1 है वो यहाँ पर उसमें कमी हो जाती है। और विटामिन B1 की जो कमी आती है तो दोस्तों यहाँ पर बेरी रोग हो जाता है। तो जो भी लोग बिना पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं, पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं, उनको यहाँ पर बेरी रोग होने की समस्या बढ़ जाती है। ओके, तो पॉलिश किया हुआ चावल खाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर विटामिन B की जो है यहाँ पर कमी होगी और जिससे यहाँ पर बेरी रोग जो है होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें पूछ लिया है कि कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें आपको बताना है कि किस विटामिन की जो मात्रा बढ़ जाएगी तो यहाँ पर जो रक्त का जो थक्का जम जाता है वो किस विटामिन की अधिकता से बढ़ जाता है। पहला ऑप्शन विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर विटामिन के अगर आपके शरीर में बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो है मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जम जाता है। क्लियर। तो विटामिन के की अधिकता से यहाँ पर क्या है, रक्त का थक्का जमने लगता है। और विटामिन के की जब कमी होगी तो यहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर पूछा है कि बताना है आपको कौन से सही हैं। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने, मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। तो भाई सीधी सी बात है, मनुष्य मस्तिष्क जो है, कोई भी हमें भूख लगती है, प्यास लगती है या जो भी हमारी हृदय गति है वो यहाँ पर मस्तिष्क के नियंत्रण में होती है। क्लियर। यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होती है। तो सीधी सी बात है, संतुलन जो है शरीर का वो भी यहाँ पर मस्तिष्क की वजह से ही होता है। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा, 1 और 2 दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी अब से पूछा कि जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है वो यहाँ से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो देखो, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है उसके बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो दोस्तों देखो, ये आपका 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का त्रिकोणीय भाग है। क्लियर है। हरियाणा जो है इसमें शामिल नहीं है, तो हरियाणा इसका जो है राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो ये चंबल नदी है आपकी, इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है, लेकिन हरियाणा राज्य है इसका भाग नहीं है। अब हमें दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित करना है, कुछ आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और मिलाना है किस राज्य में स्थित हैं। जैसे आपका दे दिया है इंद्रावती, तो इंद्रावती आपका दोस्तों कहाँ स्थित है, वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तरीका बता रहा हूँ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जो इंद्रावती है वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो पहले का चौथा हम देखेंगे किस किस ऑप्शन में है, और जिस ऑप्शन में नहीं होगा उसको हम यहाँ पर बाहर कर देंगे। तो पहले का चौथा यहाँ भी है, इसको होल्ड करेंगे, इसको भी होल्ड करेंगे, इसमें भी है, इसको भी होल्ड करेंगे। इसमें नहीं है इसलिए यहाँ पर हम इसको बाहर कर देंगे। यानी कि अब मेरे पास टोटल 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब देखना है मोल्लेम जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका गोवा में स्थित है। क्लियर। तो यानी कि बी का तीसरा। अब हमें दिखाना है कि बी का तीसरा किस किस ऑप्शन में है। तो बी का तीसरा यहाँ भी है, बी का तीसरा इसमें नहीं है तो ये बाहर हो जाएगा।
बी का तीसरा इसमें नहीं, ये भी बाहर हो जाएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन तो ऑलरेडी पहले बाहर हो गया। तो यानी कि मेरा जो राइट आंसर निकल के आया वो आपका ए निकल के आ गया। अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मोलेम के बारे में, तो कलेसर के बारे में पता है, तो हम देख लेंगे कलेसर जो है आपका हरियाणा में स्थित है। तो सी का हम दूसरा देख लेंगे। क्लियर। तो सी का दूसरा आप देखिए इसमें है, और सी का दूसरा इसमें नहीं, ये भी बाहर हो जाएगा। सी का दूसरा इसमें नहीं, ये भी बाहर हो जाएगा। तो ये सम्मिलित वाले क्वेश्चन है। अगर 2 ऑप्शन पता है तो 100% संभावना है आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो आपको चारों पता होने चाहिए, वो हमने तरीका आपको बता दिया है। एग्जाम में अगर आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। इंद्रावती के बारे में छत्तीसगढ़ में, मोल्यम के बारे में गोवा में, कलेसर के बारे में हरियाणा में, बेतवा के बारे में झारखंड में स्थित है। ये आपको यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछ लिया इन्होंने यूट्रोफिकेशन के बारे में बताना है कि कौन कौन से जो हैं कथन सही हैं। इन्होंने बताया कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को यहाँ पर कम करता है, यानी कि ये ऑक्सीजन को क्या करता है, कम करता है। फिर कह रहा है कि यह जल निकाय के पोषक तत्व जो हैं संवर्धन की घटना है। तो देखो ये बात सही है, जो आपका पोषण या यूट्रोफिकेशन है वो यहाँ पर ऑक्सीजन को कम करता है, ये भी सही है। और ये आपकी बता दें ये जो है संवर्धन की घटना है, ये भी आपकी सही है। तो राइट आंसर निकल के आएगा सी, 1 और 2 दोनों। क्लियर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको बताना है ओके, तो इसमें हमें जो है इनको हमें कालक्रम में लगाना है। कालक्रम में दोस्तों लगाना है तो सबसे बढ़िया तरीका है उनको हम इन जो ये आपके प्रोजेक्ट टाइगर है या प्रोजेक्ट हाथी है या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इनके आगे लिख लेंगे। क्लियर है। तब जाके यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे हमें पता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये आपका 1972 में आया था। ठीक है, ये आपका 1972 में। उसके बाद दोस्तों आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ये आपका 1973 में। ओके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट हाथी की, तो ये आपका आया था शायद 1995 में या 93 में आया था, मुझे याद करेक्ट नहीं है शायद। ठीक है, इसको हम देख लेंगे आगे, इसको होल्ड करेंगे। और जो सबसे बाद में आया है वो आपका आया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये आपका आया है 2002 में। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले वन्यजीव अभयारण्य अधिनियम, तो तीसरा किस किस ऑप्शन में सबसे पहले है, तो इसको हम देखेंगे। ये 2 बाहर हो गए, यहाँ पर इन 2 को हम होल्ड करके हुए चलेंगे। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, तो पहला आएगा, तीसरे के बाद पहला, 3 मेरा सी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर आपका निकल के आएगा सी आंसर निकल आएगा। क्लियर। तो देखो ये आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, सही है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973, ये भी सही है। प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 में आया था, और हमने आपको यहाँ पर 1995 और 93 बताया था ना, तो ये आपको याद करना है, ये आपका 1992 में आया था। उसके बाद जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, ये आपको यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका सी आएगा। अब इन्होंने पोषक तत्वों के बारे में बताया कि एक ही पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर जो पोषक तत्व गुजरते हैं उनको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दे दिया जैव भू रसायन चक्र, जैव भू गार्भिक चक्र, जैवीय चक्र, पारिस्थितिक अनुक्रम। तो देखो एक पारिस्थितिक तंत्र जो है जब विभिन्न घटकों से पोषक तत्व गुजरता है तो उसको हम दोस्तों कहते हैं जैव भू रसायन चक्र। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे आपके जैविक घटक हैं दोस्तों, यहाँ पर जो पोषक तत्व होते हैं ना वो आपके मतलब पुनः चक्र, मतलब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ये आपके क्या है, ये कन्वर्ट होते रहते हैं एक दूसरे में। ठीक है, और ये कभी भी आपके समाप्त नहीं होते हैं। ये आपको यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए। फिर पूछ लिया हमसे ग्रीन हाउस के बारे में कि अगर ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है अगर ना हो तो भू सतह का तापमान क्या हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे आपको पता है जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो यहाँ पर क्या काम करती हैं, वो यहाँ पर जब ग्रीन हाउस गैसें बढ़ जाती हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा, और यहाँ पर पूछा है अगर नहीं होंगी तो सीधी सी बात है अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होंगी तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा कि औसत तापमान कितना हो जाएगा उसके बारे में बताना है। पहला 0 डिग्री, -18, 5 डिग्री, -20 डिग्री। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हो जाता है वो आपका -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है अगर यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो ना हों। क्लियर। तो अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होंगी तो यहाँ पर टेम्परेचर -18 डिग्री हो जाएगा, और पृथ्वी जो है यहाँ पर ठंड मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। और ग्रीन हाउस गैसें हैं तो यहाँ पर जो वर्तमान में टेम्परेचर है वो हमारा 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसमें हम अपना जीवन आसानी से बिता सकते हैं।
समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है, उसके बारे में बताया है आपको। पहला ऑप्शन पारिस्थितिक अनुक्रम, दूसरा ऑप्शन सीयर, तीसरा ऑप्शन सामुदायिक गतिकी जैव भार का पिरामिड। देखो यहाँ पर एक निश्चित स्थान पर जब बदलते हैं पूर्ण क्रम में तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों सीयर। सीयर क्या है, जैसे कोई भी एक स्थान है उसमें कुछ नहीं है तो धीरे धीरे घास जमेगा, फिर थोड़े थोड़े पौधे जमेंगे, फिर यहाँ पर बड़ा जब यहाँ पर मतलब इसकी कटाई नहीं होगी तो यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर वृक्षों का निर्माण हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सीयर कहते हैं। ये आपको यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए। सीयर क्या है ये आप देख सकते हैं, धीरे 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 इसमें अगर स्थान में कोई मतलब अपना कोई भवन निर्माण ना करे तो यहाँ पर जो है आपके पेड़ पौधे आ जाते हैं, तो उसी को हम यहाँ पर सीयर कहते हैं। अब सस्टेनेबल के बारे में पूछ लिया है, पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो पोषकीय पर्यटन या सस्टेनेबल पर्यटन का मतलब है, सीधी सी बात है यार कि पर्यटन तो आए लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारे पर्यावरण है वो यहाँ पर उसका प्रबंधन अच्छी तरह से बना रहे, मतलब उसको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे। क्लियर। तो इसका मतलब है सस्टेनेबल, यानी कि इसके शब्द से ही आप समझ रहे हैं कि जो लोग आए यहाँ पर पर्यटन लोग घूमें लेकिन यहाँ पर जो यहाँ का पर्यावरण है उस पर यहाँ कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो यही इन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर जो अखंडता है और जो पारिस्थितिक प्रक्रियाएँ हैं उनको बनाए रखते हुए यहाँ पर पर्यावरण प्रबंधन करना है। ओके, अब इन्होंने पूछ लिया कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो उसके बारे में बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो दोस्तों आपको पता है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है ये आपकी डीजल और कोयले से निकलती है। क्लियर। तो ये आपकी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन ये सारी गैसें आपकी ग्रीन जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये आपकी आर्टिफिशियल गैस है जो कि मानव के द्वारा बनती है। ये आपकी डीजल और कोयले के दहन से उत्पन्न होती है। अब पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन यह है परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण। तो सीधी सी बात है, अगर थोड़ा भी आप सेंस लगाएंगे तो आप यहाँ पर शब्दों से समझ जाएंगे कि भौतिक पर्यावरण भी यहाँ पर भाग है पर्यावरण का, जैविकीय पर्यावरण भी है और सांस्कृतिक पर्यावरण भी है। लेकिन जो परिचालन पर्यावरण है वो यहाँ पर आपका पर्यावरण के भाग में शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें इन्होंने पूछा है कि जो पारिस्थितिक संक्रमण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। एल्टन ने, बेनेट ने, बर्कले ने, रेड जेल ने। तो देखो ये आपसे पूछा है कि पारिस्थितिक संक्रमण का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो आपका बेनेट के द्वारा किया गया था। देखो ये फैक्चुअल है तो इनको तो याद करना पड़ेगा। ओके, इन्होंने बताया मतलब कि अगर आपके वन है, फॉरेस्ट है, दूसरी तरफ घास है, तो ये आपका जो संक्रमित क्षेत्र है यही आपका पारिस्थितिक संक्रमण कहलाता है। ओके, यानी कि जहाँ पर दो अलग अलग समुदाय मिलते हैं और वहाँ पर मिलकर ये एक जो संक्रमित क्षेत्र है उसका निर्माण करेंगे, उसी को इन्होंने यूज किया था बेनेट भाई साहब ने। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, तो मतलब इन्होंने बताया सीधी सी बात, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या क्या है उसमें हमें यहाँ पर चयन करना है। जैसे इन्होंने बताया समुद्र जल का स्तर जो है बढ़ जाता है, तो जैसे हमने बताया ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों क्या है, इससे आपका टेम्परेचर बढ़ता है और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आपकी बर्फ़ है, बर्फ़ जब पिघलेगी तो आपका यहाँ पर जो है समुद्र में जो जल का लेवल है वो बढ़ जाएगा। यानी कि पहला भी है हिमनद का पिघलना, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये भी हमने बता दिया। बीमारियाँ भी फैलेंगी, सीधी सी बात है। त्रिभाल व्यक्ति का व्यंजन होना, ये भी, यानी कि जो राइट आंसर आएगा वो आपका डी निकल के आ जाएगा। तो ये आप PYQ करिएगा, 1 से 2 बार वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप PDF इसको डाउनलोड कर लें, वो आप टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इससे पहले के पेपर की PDF आपको दे दी गई है, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हमें कल इसको क्रम में लगाना है, ठीक है। तो भाई साहब इसको हमको क्रम में लगाना है, सही उत्तर यहाँ पर चयन करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये देखो यार फैक्चुअल है तो रटना पड़ेगा, इसमें आपको मैं कोई तरीका नहीं बता सकता हूँ। क्लियर। तो जैसे कि आपको पता है कि रियो शिखर सम्मेलन है, ये कब हुआ था, ये आपका 1992 में हुआ था, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। अब जैसे ब्रटलैंड आयोग है, मुझे इसके बारे में अभी पता नहीं है। क्लियर। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल का परिवर्तन है, इसके बारे में मुझे पता है कि ये आपका 1989 में हुआ था। क्लियर है। फिर आपसे पूछा है कि द लिमिट टू ग्रोथ, इस रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका आपका 1972 में हुआ था। अब 1 मिनट जरा मैं इसको देख लेता हूँ। आपका ये जो ब्रटलैंड आयोग है
इसका जो गठन हुआ था, 1 मिनट, 1987 में, ठीक है। तो इसका जो गठन हुआ था 1987 में, तो इसको आप क्रम में लगा सकते हैं। सबसे पहले आएगा आपका द लिमिट टू ग्रोथ, ये आपकी रिपोर्ट 1972, यानी कि चौथा ऑप्शन पहले आएगा। चौथा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये ऑप्शन में नहीं है, ये आपका बाहर हो जाएगा। उसके बाद जो ब्रटलैंड आयोग है उसका गठन हुआ था, ओके, उसका जो है 1987 में इस रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ। तो दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आपका है, इसमें है, और बाकी ये 3 ऑप्शन कट जाएंगे, तो राइट आंसर आपका बी निकल के आ जाएगा। तो यार इनको रटना है आपको, फैक्चुअल है, 2 से 4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। इसमें कह रहा है कि 1987 में जो है आपको बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो चर्चा आरंभ हुई वह प्रतिवेदन था। पहला ऑप्शन दिया है जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, और कॉमन फ्यूचर जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, और आपका चौथा ऑप्शन दिया है 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो देखो धारणीय विकास जो आपका प्रारंभ हुआ था वो यहाँ पर प्रतिवेदन बताना है। तो ये और कॉमन फ्यूचर मतलब इसी के साथ यहाँ पर जो है सतत विकास की अवधारणा जो है निकल के आई थी पहली बार। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा जो निकल के आई पहली बार वो आपकी 1987 में ब्रटलैंड आयोग के द्वारा निकल के आई थी। इन्होंने बताया कि हमें जो है जो हमारी चीज़ें हैं वर्तमान में, तो उनका हमें इस तरह से यूज करना है ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी यहाँ पर संसाधनों का यूज कर सकें। क्वेश्चन कह रहा कि 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, उसके लेखक कौन है? तो इसमें ये रेचल कार्सन है, ये भी आपको रटना ही पड़ेगा। तो ये जो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक के मतलब पुस्तक के लेखक पता होने चाहिए। अब जैसे ये लॉकडाउन वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, तो इसलिए इसको मैंने ले लिया करंट से ना डाल के। इसमें पूछा कि जो लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार ने यहाँ पर जो शक्तियों को विधिक आधार जो है उनमें से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? तो देखो एक तो ये आपका हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और दूसरा हुआ था आपका एपिडेमिक डिजीजमेंट एक्ट यानी कि महामारी अधिनियम के तहत। तो ये आपका राइट आंसर सी निकल के आएगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इन्होंने बताया HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पूछ लिया है। इन्होंने बताया है कि जो ये किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया गया था? ये आपका 2010 में किया गया था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मानव गरीबी सूचकांक है, इसकी शुरुआत की गई थी MPI के द्वारा। ओके, ये फिलहाल भारत की स्थिति आप देख लें वर्तमान में, फिलहाल हमने ये आपकी जो क्लास कराई है करंट अफेयर की उसमें हमने आपको बता दिया है, क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट। TTCI के बारे में पूछा है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, WEF के द्वारा, UNDP के द्वारा। तो TTCI जो है आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक, ये आपका जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जा सकता है। ये 2019 के मुख्य बिंदु हैं, ये आप देख सकते हैं। फिलहाल करंट का क्वेश्चन है, पूछेगा नहीं, रैंक आपसे पूछ सकता है। इसमें बताया कि जो 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास में नकारात्मक पक्षों पर जो चर्चा की गई थी उनमें से कौन सा एक उस चर्चा का महत्वपूर्ण नहीं था? तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण सीधी सी बात है होगा, पर्यावरण प्रदूषण ये भी होगा, राजनीतिक एवं विकास ये नहीं होगा। बाकी उन्होंने जनसामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास की भी बात की थी, तो राजनीतिक और विकास जो है इसमें यहाँ पर शामिल नहीं था। मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ था, क्लियर, आपको पता होना चाहिए मिट्टी बचाओ आंदोलन। ओके, अभी जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो देखो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बताना है। सबसे पहले इसका जो गठन हुआ था वो यहाँ पर हुआ था 1992 में, ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए। अब जैसे हमें यहाँ पर सही क्रम में लगाना है, तो जयंती पटनायक जो यहाँ पर अध्यक्ष रही हैं वो यहाँ पर सबसे पहले रही हैं 1992 से 1995 तक, यानी कि जब इसका गठन हुआ था तब सबसे पहले जयंती पटनायक इसकी अध्यक्ष बनी थी। फिर हमें बताना है ममता शर्मा के बारे में। ओके, तो ममता शर्मा जो है इसके बारे में हमें बताना है, डॉक्टर गिरिजा व्यास के बारे में और डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी के बारे में। तो पहला ऑप्शन देखो किस किस में है, पहला ऑप्शन इसमें नहीं, ये बाहर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें नहीं, ये भी बाहर हो जाएगा, इसमें है, इसमें इसको होल्ड करेंगे, यानी कि इन दो में से सही होंगे। बाकी इसको देख लेना है। ओके, मुझे फैक्चुअल अभी याद नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं। ये पूछा है प्रतीप शर्करा सुक्रोज की अपेक्षा जो है अधिक मधुर होती है। फिर कह रहा है कि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। देखो ये दोनों सही हैं, लेकिन रीजन पता क्या है कि जो सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो इसकी मधुरता होती है वो सिर्फ और सिर्फ जल अपघटन से नहीं होती है, ठीक है, ये आपकी होती है
फ्रक्टोज, जो फ्रक्टोज होता है उसकी अधिक मधुरता का मूल कारण फ्रक्टोज होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यानी कि दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहे हैं। ये हमने बता दिया लॉकडाउन के दौरान यूज किया था। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा आ गए, जैसे SPI के बारे में अभी हमने बताया था 2010 में, क्लियर, ये भी आपका आ गया है, ओके। फिर ये पूछ लिया TTCI के बारे में, ये भी हमने बताया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। शायद दोबारा यहाँ पर स्लाइड आपकी ऐड हो गई है, ओके। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं सदी के 80 के दशक में यहाँ पर चर्चा हुई राजनीतिक एवं विकास को इसमें शामिल नहीं किया गया। सीमांत व्यक्ति का संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट T. पार्क ने। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ओके। बाकी दोस्तों मेरी जो है आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है और इसमें हमने 2020 के आपका कंप्लीट पेपर सॉल्व करा दिया है। इसकी PDF आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।